तो आज अपन पहली न्यूज़ देखते हैं। तो चीफ ऑफ मस्क ओन्ड एक्स क्विट्स आफ्टर ग्रोक चैटबॉट्स एंटी सेमिटिज्म रो। तो ये वाली न्यूज़ थी, कल के पेपर में थी, मैंने पढ़ी नहीं थी। तो इसमें क्या था कि जो एलन मस्क द्वारा स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी एक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिंडा याकीरोनो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह घटना तब हुई जब कंपनी के कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट ग्रोक ने बेहद विवादास्पद आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। उन्होंने नाजी नेता अडोल्फ हिटलर की प्रशंसा की और इस्लाम धर्म का अपमान किया। ठीक है, तो ये वाली न्यूज़ थी। इसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। तो लिंडा यकारिनो ने पिछले 2 सालों से एक्स कंपनी की सीईओ थी। उनके नेतृत्व में कंपनी ने कई बदलाव देखे। हालांकि हाल ही में ग्रोक चैटबॉट ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो विवादों का कारण बनी हैं। ग्रोक ने अलग अलग पोस्ट में हिटलर की तारीफ की और इस्लाम धर्म के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए। ये टिप्पणियां सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई, जिसके बाद लोगों और विशेषज्ञों ने इसकी कड़ी निंदा की। इसके बाद लिंडा यकारिनो ने एक बयान जारी करके अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोच समझकर यह निर्णय लिया है, लेकिन इस्तीफे के पीछे के कारण का सटीक कारण नहीं बताया है। ठीक है, कई विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रोक के विवादास्पद बयानों ने कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते ही उन्होंने यह कदम उठाया है। ठीक है, अब ग्रोक चैटबॉट है, उसका विवाद क्या है। तो ग्रोक जो एक्स एआई द्वारा विकसित एक एआई चैटबॉट है, को कंपनी की अहम तकनीकी उपलब्धि माना जाता था। लेकिन इस बार इसने ऐसी टिप्पणियां की जो न केवल कंपनी के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी, बल्कि व्यापक आलोचना भी झेलनी पड़ी। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई सिस्टम को इस तरह से संवेदनशील टिप्पणियों से बचाने के लिए बेहतर नियंत्रण और निगरानी की जरूरत है। तो बस यही था इसका तो मेन। फिर अगली न्यूज़ है, इंटर कॉन्टिनेंटल क्लॉक कंपैरिजन सेट स्टेज टू रिडिफाइन द सेकेंड। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन। तो यह समाचार जर्मनी के वैज्ञानिक की एक बड़ी उपलब्धि के बारे में है, जिसमें उन्होंने एक अत्यधिक सटीक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु घड़ी विकसित की है। अब इसको समझते हैं। तो समाचार का आधार क्या है, क्या हुआ है। तो जर्मनी के वैज्ञानिक ने एक ऐसी घड़ी बनाई है जो समय को बहुत ही सटीकता से माप सकती है। इस घड़ी को बनाने में जर्मनी के पीटीबी यानी कि है ना उनकी जो कंपनी है, और अमेरिका के एनआईएसटी, इन संस्थाओं ने मिलकर काम किया है। कब हुआ यह प्रोजेक्ट? 2021 में शुरू हुआ। इसके परिणाम सामने आए हैं जो 11 जुलाई 2025 में चर्चा में है। कहाँ हुआ? तो यह प्रयोग जर्मनी और अमेरिका के बीच लंबी दूरी पर किया गया, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है ये। ठीक है, ये घड़ी खास क्यों है, तो उसको देखते हैं। तो तकनीक क्या है इसमें, यह घड़ी ऑप्टिकल लैटिस, ठीक है, तकनीक पर आधारित है, जो साधारण परमाणु घड़ियों से कई बेहतर है। इसमें प्रकाश और परमाणुओं का उपयोग करके समय मापा जाता है। अब सटीकता क्या है, तो इस घड़ी की सटीकता इतनी है कि अगले 30 मिलियन साल तक सिर्फ 1 सेकंड की गलती कर सकती है। ये सामान्य घड़ियों से लाखों गुना सटीक है। इसकी तुलना करें तो जर्मनी की इस घड़ी को अमेरिका की घड़ी से जोड़ा गया और दोनों के समय में इतना कम अंतर पाया गया कि वे लगभग परफेक्ट माना गया। ठीक है, तो ये है इस घड़ी की खास क्यों है। तो इसमें अपन को याद रखना है कि ऑप्टिकल लैटिस तकनीक पर आधारित है, सबसे बड़ी बात। तो फिर इसका महत्व क्या है, तो वैज्ञानिक प्रगति, यह घड़ी समय की परिभाषा को फिर से तय करने में मदद करेगी। अभी जो सेकंड की परिभाषा है उसे और सटीक बनाया जा सकेगा। पहली बात तो ये सेकंड की परिभाषा है उसको भी और सटीक कर देगी। फिर यह नेविगेशन, दूर संचार, अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्य वैज्ञानिक कार्यों में बहुत उपयोगी होगी। ठीक है, फिर भविष्य में इसकी क्या उपयोग है, तो वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव और समय का व्यवहार इससे जान पाएंगे। ठीक है, उसमें भी इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब इसकी स्टार्ट कैसे हुआ था प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2021 में हुई। वैज्ञानिकों ने ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश के तार का इस्तेमाल किया ताकि जर्मनी और अमेरिका के बीच समय की तुलना हो सके। चुनौतियाँ क्या थी इसमें, तो लंबी दूरी पर सटीक माप करना आसान नहीं था। इसमें तकनीकी दिक्कतें जैसे सिग्नल का कमज़ोर होना, पर्यावरणीय प्रभावों को नियंत्रित करना शामिल था। अब परिणाम क्या रहा, प्रयोग सफल रहा। दोनों देशों की घड़ियों ने एक दूसरे से मेल खाया, जो इसकी सफलता को दर्शाता है। अब इसका असर क्या होगा, तो दैनिक जीवन, जैसे आम इंसान के लिए ये सीधे तौर पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन मोबाइल नेटवर्क, हवाई जहाज़ की उड़ान, सैटेलाइट से जुड़े कामों में फ़ायदा देगा। फिर वैश्विक मानव के रूप में उभरेगा, तो दुनिया भर के देश मिलकर समय के लिए एक नए मानक बना सकते हैं, जो तकनीकी विश्वास को बढ़ावा देगा और विकास को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये सब है।
तो इसको उदाहरण से अगर अपन समझें तो मान लीजिए आपकी घड़ी रोज़ 1 मिनट गलत करती है, लेकिन यह नई घड़ी 30 मिलियन साल में सिर्फ 1 सेकंड गलत करेगी। यह फ़र्क इतना बड़ा है जितना सूरज और एक छोटे तारों के बीच का अंतर है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी सटीक है। तो मतलब 30 मिलियन साल में सिर्फ 1 सेकंड की गलती करेगी ये। तो बस इतना ही है इसका। फिर अपन आगे चलें तो एक न्यूज़ थी इसमें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर सर्वाइव इन स्पेस थैंक्स टू एनर्जी रिलीज वॉल्व। अब ये एक न्यूज़ है, तो ये क्या है? तो एक वैज्ञानिक खोज के बारे में है ये न्यूज़, जो अंतरिक्ष में जैविक अणुओं यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के निर्माण और उनके महत्व को दर्शाता है। यह खोज जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है ईएसए के हर्षल अंतरिक्ष वेधशाला द्वारा की गई है। इसे विस्तार और सरल भाषा में अपन देखते हैं। तो इसका क्या खोज है? तो वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जटिल कार्बनिक अणु यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की मौजूदगी पाई है, जो जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या पाया वहाँ पे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाए हैं। अब ये कहाँ पाया गया है? तो यह खोज एक विशाल अंतरिक्ष बादल राइन नेबुला में की गई है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। ठीक है, कौन कर रहा है इसको देखें तो इस शोध में ईएसए और हर्षल वेधशाला की टीम शामिल है, जिसमें कई देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के निर्माण और महत्व अंतरिक्ष में। ठीक है, अब खोज क्या है? तो कौन से अणु मिले हैं? तो वैज्ञानिकों ने पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नामक जटिल कार्बनिक अणुओं की पहचान की है। ये अणु कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। ठीक है, इनमें कई छल्ले होते हैं। अब इसका कैसे पता चला? तो हर्षल वेधशाला ने इंफ्रारेड प्रकाश का उपयोग करके इन अणुओं को पता लगाया है। यह तकनीक दूर की चीज़ों को देखने में मदद करती है। तो इंफ्रारेड जो टेक्नोलॉजी इंफ्रारेड लाइट है उसका यूज़ किया है। मात्रा क्या है? इन अणुओं की मात्रा इतनी है कि वे अंतरिक्ष में फैले धूल और गैस के बादलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब ये खोज अपने लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो जीवन की उत्पत्ति। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अणु पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत में मददगार हो सकते हैं। इन्हें जीवन के निर्माण खंड कहा जाता है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। अंतरिक्ष में रसायन। तो यह साबित करता है कि अंतरिक्ष में रासायनिक प्रक्रियाएं बहुत जटिल और सक्रिय हैं, जो पहले अनुमान से कहीं अधिक हैं। तो इससे पता भी चल रहा है कि अंतरिक्ष में भी अपनी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। फिर भविष्य के शोध में भी मदद करेगा। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि यह अन्य ग्रह और सौर मंडल में जीवन की संभावना है या नहीं है। ठीक है, अब ये स्टार्ट कैसे हुआ था? तो हर्षल वेधशाला, जो कि एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप है, ने राइन नेबुला की गहरी छवियां ली। इसने इंफ्रारेड किरणों को पकड़ा, जो दिखाई नहीं देती लेकिन गर्मी और रासायनिक संकेत दे सकती हैं। फिर डेटा विश्लेषण। तो वैज्ञानिकों ने इन डेटा को लंबे समय तक अध्ययन किया और पाया कि ये अणु वहाँ मौजूद हैं। सहयोग क्या हुआ है? फिर कई देशों के शोधकर्ताओं ने मिलकर इस डेटा को समझा और नतीजे निकाले हैं। फिर वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? तो शोधकर्ताओं की प्रतिक्रिया है कि यह खोज आश्चर्यजनक है, क्योंकि इतनी जटिल अणुओं की मौजूदगी पहले स्पष्ट नहीं थी। तो बस यही है। अब इसके उदाहरण से अपन समझें तो क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए लीगो सेट बना रहे हैं। ठीक है, ये कार्बनिक अणु लीगो के छोटे टुकड़े हैं, जिन्हें बड़े ढांचे जैसे जीवन बन सकते हैं अंतरिक्ष में इन टुकड़ों की मौजूदगी का मतलब है वहाँ जीवन के निर्माण की नींव तैयार हो सकती है, जैसे पृथ्वी पे हुई है। तो सीधी बात है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, अपन ने वैसे ही देखा तो अभी वही है। ठीक है, बस यही है। फिर यही है, इसमें चुनौतियाँ क्या है? सबूत की कमी है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये अणु जीवन बना सकते हैं। ठीक है, अभी अपन बस मान रहे हैं इस चीज़ को। ये सिर्फ रासायनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अध्ययन की ज़रूरत है, गहरे शोध की आवश्यकता है। ठीक है, ताकि पता चले कि ये अणु कहाँ से आए हैं और उनका विकास कैसे हुआ है। तो निष्कर्ष क्या है? यह खोज अंतरिक्ष विज्ञान में एक बड़ा कदम है। हर्षल वेधशाला की मदद से वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि अंतरिक्ष में जीवन के लिए जरूरी सामग्री मौजूद हो सकती है। यह न केवल पृथ्वी के इतिहास को समझने में मदद करेगा, बल्कि बताएगा कि अकेले ब्रह्मांड में और कहीं जीवन है। ठीक है, तो इस बारे में अपन के ये न्यूज़ थी। तो ये मॉलिक्यूल, कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के निर्माण कैसे होते हैं अंतरिक्ष में, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ थी। फिर आगे देखें, कंसीडर आधार ए पैक और राशन कार्ड एज ए प्रूफ। ठीक है, तो ये न्यूज़ है आज वाली में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? बिहार मतदाता सूची के गहन संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही है। इसका आधार देखें तो क्या हुआ? 10 जुलाई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि प्रक्रिया लोकतंत्र की जड़ों को प्रभावित करती है। फिर कौन शामिल है इस मामले की सुनवाई में जस्टिस सुधांशु धुलिया और ज्योति बाची की बेंच ने की है इसकी सुनवाई। अब ये मुख्य मुद्दा क्या था? तो चुनाव आयोग ने बिहार मतदाता पहचान पत्र
तो एक तो ये हो गया बिहार मतदाता पहचान पत्र यानी इपिक। आधार कार्ड और राशन कार्ड को मतदाता सत्यापन के लिए वैध दस्तावेज माना है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। ठीक है, अब न्यायालय का रुख क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा कि वे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को मतदाता सत्यापन के लिए विचार करें। चिंता न्यायालय ने कहा कि मतदाता सूची का संशोधन SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पारदर्शी होना चाहिए। इसमें किसी भी वर्ग, खासकर कमजोर वर्ग का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। फिर दस्तावेजों की सूची, न्यायालय ने माना कि चुनाव आयोग द्वारा की दी गई दस्तावेजों की सूची, ठीक है, पूरी तरह से समावेशी नहीं है, इसे और विस्तृत बनाने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग का पक्ष क्या है? तो आपत्ति, चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड को सिर्फ पहचान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि नागरिकता साबित करने के लिए। उनका कहना था कि आधार गैर नागरिकों के पास भी हो सकता है। फिर प्रक्रिया में आयोग ने बिहार में SIR के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का काम शुरू किया है, जिसमें कुछ दस्तावेज की मांग की गई है। ठीक है, अब याचिकाकर्ताओं का तर्क क्या है? तो आलोचना, पहले तो याचिकाकर्ताओं जिनमें राकेश द्विवेदी जैसे वकील शामिल हैं ने कहा कि आधार कार्ड को अनिवार्य करना गलत है। उनका तर्क था कि कई लोग इसके बिना भी मतदाता हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि जाति प्रमाण पत्र, कुछ लोगों ने मांग की कि अगर आधार नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज भी मान्य होने चाहिए। फिर नागरिकता जांच, उन्होंने कहा कि SIR को नागरिकता जांच के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अनुचित है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर याचिकाकर्ताओं ने इसके खिलाफ याचिका डाली थी। अब न्यायालय की क्या टिप्पणी आई है? तो न्यायालय ने कहा है कि SIR का मकसद मतदाता सूची को साफ करना है, ना कि नागरिकता साबित करने का दबाव डालना। उन्होंने यह भी नोट किया कि प्रक्रिया कमजोर वर्ग के लिए मुश्किल हो सकती है। दस्तावेजों की स्वतंत्रता, तो न्यायालय ने सुझाव दिया कि मतदाता सत्यापन के लिए एक से अधिक दस्तावेज होने चाहिए, जैसे इपिक, आधार, राशन कार्ड और या अन्य पहचान पत्र। समय सीमा, सुनवाई 28 जुलाई 2025 को फिर होगी। ठीक है, बस यही है। अब इसकी पृष्ठभूमि देखें मामले की, तो SIR क्या है? तो बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने की एक विशेष प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग ने शुरू की है। इसका मकसद सुनिश्चित करना है कि सूची में सिर्फ वैध मतदाता हों। ठीक है, पर विवाद क्या हुआ है कि कई लोगों का कहना है कि इस प्रक्रिया में दस्तावेजों की कठोर मांग से गरीब, कमजोर वर्ग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास आधार या अन्य दस्तावेज नहीं है। तो एक ये दिक्कत हो गई है। फिर महत्व और प्रभाव क्या है? तो लोकतंत्र पर असर हो रहा है इससे। न्यायालय ने कहा कि मतदाता सूची का सही होना लोकतंत्र की नींव है, अगर इसमें गलती होती है तो चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। फिर सामाजिक चिंता, यह मामला भी उठाता है कि तकनीक का इस्तेमाल करते समय सभी वर्गों की सुविधा का ध्यान रखना जरूरी है। फिर भविष्य, इस फैसले से यह तय होगा कि भविष्य में मतदाता सत्यापन के लिए कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। फिर सरल उदाहरण से अगर आप समझें तो मान लीजिए आप एक स्कूल में दाखिला चाहते हैं और स्कूल कहता है सिर्फ आधार कार्ड ही मान्य होगा, लेकिन आपके पास आधार नहीं है, सिर्फ राशन कार्ड है। यह स्थिति में आपके लिए परेशानी बन सकती है। इसी तरह न्यायालय कह रहा है कि स्कूल को कई दस्तावेज मानने चाहिए ताकि बराबर मौका मिले, तो मतलब इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, तो बस यही है। फिर अगली न्यूज़ है, इंडियन टीम फॉर US अगेन टू नेगोशिएट द ट्रेड डील फर्दर। तो क्या है, ये भारत और जो अमेरिका के बीच व्यापार सौदे हैं उसके रिलेटेड न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ का आधार देखें तो क्या हो रहा है। एक भारतीय टीम जिसमें व्यापार वार्ताकार, ट्रेड नेगोशिएटर शामिल है, अमेरिका के साथ व्यापार सौदा आगे बढ़ाने के लिए फिर से बातचीत करने जा रही है। यह तीसरी बार है जब कोई टीम अमेरिका जा रही है। अब यह जानकारी 11 जुलाई चलित पेपर में आई है, इसमें देखते हैं तो क्या कह रहे हैं कि बातचीत का उद्देश्य, पिछली मुलाकातें, इससे पहले भारत की 2 टीम अमेरिका जा चुकी हैं, अब तीसरी बार बातचीत होगी। नई घोषणाएं, हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ कुछ घोषणाएं की, जैसे कि 10% तक आयात शुल्क में बदलाव का प्रस्ताव। फिर ब्रिक्स देशों से मुद्दा, भारत ने ब्रिक्स देश जैसे कि ब्राज़ील, रूस, चीन, अफ्रीका से होने वाले आयात पर भी चर्चा करनी है। ठीक है, मुख्य प्रस्ताव क्या है इसके? तो शुल्क में बदलाव, भारत ने अमेरिका से आयात पर 10% शुल्क बढ़ाने या घटाने का प्रस्ताव रखा है ताकि दोनों देशों के व्यापार को संतुलित किया जा सके। द्विपक्षीय निवेश, इसके अलावा एक नया बाईलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर बातचीत होगी जो भारत और अमेरिका के बीच निवेश को बढ़ावा देगी। ठीक है, फिर ब्रिक्स पर ध्यान, तो भारत यह भी चाहता है कि ब्रिक्स देशों से होने वाले व्यापार पर भी चर्चा हो, क्योंकि यह अमेरिका के साथ सौदे को प्रभावित कर सकता है। अब अमेरिका का रुख क्या है? तो ट्रंप का पत्र, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को पत्र लिखकर व्यापार सौदे पर अपनी राय दी। वे चाहते हैं कि भारत ब्रिक्स देशों के साथ सौदे को अमेरिका के साथ सौदे से अलग रखे।
तो वो कह रहा है कि दोनों को अलग रखो, ब्रिक्स वालों को अलग रखो और हमारे जो सौदे कर रहे हैं उनको भी अलग रखो। स्रोत का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टीम भारत से यह पूछ सकती है, ट्रंप की टीम भारत से ये पूछ सकती है कि क्या वह ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार सौदे को कम करेगा। तो बस यही सब चल रहा है। अब इसका महत्व और प्रभाव क्या होंगे, तो आर्थिक लाभ हो सकता है, एक तो यह सौदा हो सकता है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ेगा, नौकरियां निवेश में वृद्धि होगी। फिर ब्रिक्स पे असर पड़ सकता है ब्रिक्स देशों के साथ भारत के रिश्ते पर भी सौदे का असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका इसे लेकर सतर्क है। फिर भविष्य में यह बातचीत कई दौरों में चलेगी, इसका नतीजा आने वाले समय में साफ होगा। बस यही है। तो अभी एक टीम जा रही है, अपन को इतना याद रखना है। फिर एक है रिज एरिया स्टिल वेटिंग फॉर रिजर्व फॉरेस्ट स्टेटस से एनजीटी। तो इसमें क्या है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो दिल्ली के रिज क्षेत्र, जो रिज एरिया है कि जंगल के रूप में आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट के दर्जे को लेकर एक मामले पर चर्चा कर रहा है। तो इसको ध्यान से देखते हैं क्या है। तो क्या हुआ है, जो एनजीटी ने कहा है कि दिल्ली के रिज क्षेत्र को अभी भी जंगल के रूप में आरक्षित का दर्जा नहीं दिया गया है, भले ही 2021 में इसके लिए आदेश दे दिया गया है। अब कब और कहाँ, तो यह मामला 11 जुलाई 2025 को आया है। इसमें क्या हुआ है, मुख्य मुद्दा है दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों ने अभी तक इस क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत औपचारिक रूप से जंगल घोषित नहीं किया है। अब एनजीटी का रुख क्या है, एनजीटी ने 2021 में एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा था कि रिज क्षेत्र के कुछ हिस्सों को जंगल के रूप में आरक्षित किया जाए। इसके लिए सहायक की नियुक्ति की गई, एमिकस क्यूरी की नियुक्ति की गई है। अब स्थिति क्या है, लेकिन आज तक जुलाई 2025 तक आदेश को लागू नहीं किया गया है, जिसे एनजीटी ने आवश्यक रूप से देर माना है। एनजीटी ने कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। दिल्ली सरकार और अधिकारियों की स्थिति क्या है, तो अप्रभावी कार्रवाई। दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों ने अभी तक इस क्षेत्र को जंगल के रूप में अधिसूचित नहीं किया है, जैसा कि एनजीटी ने 2021 में कहा था। समय सीमा, एनजीटी ने अब 2 हफ्ते का समय दिया है ताकि अधिकारी इस मामले को अंतिम रूप से निपटा लें और भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 के तहत अधिसूचना जारी करें। ठीक है, तो बस यही है। अब रिज क्षेत्र क्या होता है वो देखें। तो दिल्ली का रिज क्षेत्र एक पहाड़ी और वन क्षेत्र है। ठीक है, तो दिल्ली का रिज क्षेत्र क्या है, एक पहाड़ी और वन क्षेत्र है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। इसे जंगल के रूप में आरक्षित करने से इसकी सुरक्षा हो सकती है। अब एनजीटी का आदेश था 2021 में कि इस क्षेत्र को जंगल घोषित करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ठीक है, बस यही है। अब एनजीटी की टिप्पणी क्या है, तो विलंब की निंदा की है, फिर तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है और समय सीमा दे दी है 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का। ठीक है, महत्व और प्रभाव क्या है, तो महत्व से तो पर्यावरण संरक्षण होगा, फिर कानूनी दबाव होगा जिससे पर्यावरण नियमों की पालना कर सकें। ठीक है, बस यही है। तो अपन ये न्यूज़ है, अपन को इतना ध्यान रखना है। फिर जोनल काउंसिल नाउ इंजन्स ऑफ कॉपरेशन एंड नॉट जस्ट डिस्कशन फोरम से साफ। तो इसमें क्या है, तो यह बयान 11 जुलाई 2025 को रांची झारखंड में दिया गया। इसको ध्यान से देखते हैं। तो क्या हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को 10 जुलाई 2025 को रांची में क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कहा कि ये परिषद अब रचनात्मक सहयोग के लिए काम कर रही हैं। तो ये कहाँ पे हो रही थी मीटिंग, ये झारखंड की राजधानी रांची में दिया गया, जहाँ पूर्वी क्षेत्र की परिषद की बैठक हो रही है। तो पूर्वी क्षेत्र की परिषद है, उनकी बैठक हो रही थी। अब इसमें कहा है कि शाह ने कहा इन परिषदों ने पिछले 5% मुद्दों को हल करने में सफलता पाई है और लंबित समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। फिर क्षेत्रीय परिषद की भूमिका क्या है, तो पहले क्षेत्रीय परिषद सिर्फ चर्चा करने के लिए होती थी, जहां राज्य आपस में अपनी समस्याएं उठाते थे। अब की स्थिति, अब ये परिषद सक्रिय रूप से काम कर रही है और सहयोग के लिए नए रास्ते खोल रही हैं। इसलिए शाह ने इसे इंजन ऑफ कॉपरेशन कहा है। इस बैठक में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आए। तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये आते हैं पूर्वी वाली काउंसिल में, पूर्वी जोनल काउंसिल में। ठीक है, फिर महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, तो लंबित मामलों को सुलझा रहे हैं, सहमति बन रही है और प्रगति हो रही है। फिर विशेष उल्लेख क्या है, तो बैठक का विवरण। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के अधिकारी मौजूद थे। नक्सलवाद, शाह ने नक्सलवाद को काफ़ी हद तक कम करने में सफलता मिली, खासकर झारखंड, उड़ीसा और बिहार में। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, 2014 और 2025 के बीच में 63 द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं जो सहयोग को बढ़ावा दे रही हैं। तो बस यही है, अपन को याद रखना है। तो जोनल काउंसिल क्या है और उनके बारे में भी पढ़ लेना है। फिर अपन आगे चलें। तो सेंट्रल टीम एसेस निफा सिचुएशन इन केरला। ठीक है, 2 केरला डिस्ट्रिक्ट्स। तो अभी क्या है, तो एक केंद्रीय टीम ने केरल के मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों में निपा वायरस के प्रकोप का जायजा लिया है।
यह दौरा मलप्पुरम के कोझिकोड में हुआ, जो निपा वायरस से प्रभावित क्षेत्र है। टीम ने स्थिति का आकलन करने और वायरस के फैलाव को समझने और नियंत्रण के उपाय सुझाने के लिए दौरा किया है। केंद्रीय टीम का काम क्या है, तो देखें तो यह टीम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण से आई थी, जिसमें विशेष डॉक्टर और वैज्ञानिक शामिल हैं। गतिविधियां टीम ने प्रभावित स्थानों का दौरा किया, अलग अलग जगहों पर फैले वायरस की जांच की है, और मलप्पुरम के मेडिकल ऑफिसर और कोझिकोड के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। फिर वायरस के प्रसार को रोकने के लिए योजना बनाना और विशेषज्ञ सलाह देना भी इसका कार्य रहा है। ठीक है, हम निपा वायरस की स्थिति देखें तो प्रभावित क्षेत्र हैं इससे जो मलप्पुरम है और कोझिकोड में। ठीक है, मौतें हो चुकी हैं, अब तक 2 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और कई लोग इलाज करा रहे हैं। बस यही अपन को याद रखना है। अब यहाँ टीम और क्या काम कर रही है, तो चमगादड़ों की जांच करी है। टीम ने चमगादड़ों की भूमिका की जांच की है, क्योंकि निपा वायरस आमतौर पर चमगादड़ों से फैलता है। ठीक है, और क्या है, टीम ने सुझाव दिया कि प्रभावित क्षेत्रों में क्वारंटीन और सख्त पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे कार्य कर रहे हैं। और फिर बस इतना ही अपन को याद रखना है कि निपा वायरस है वो न्यूज़ में है आज। फिर है तेलंगाना, कैबिनेट अप्रूव 42% कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन लोकल बॉडीज़। तो इसमें क्या हुआ है, ये घटना 11 जुलाई इसके पेपर में छपी है, इसको देखते हैं क्या हुआ है। तेलंगाना की राज्य मंत्रिपरिषद ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए 42% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय तेलंगाना राज्य में लिया गया। ठीक है, तो यह कदम लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। निर्णय कब लिया गया, तो ये 4 फरवरी 2024 को लिया गया था। अब इसे लागू करने की तैयारी है। तो ले तो पहले ही लिया था ये निर्णय, पर अब इसे लागू करने की बात आ गई है। ठीक है, अब आगे देखिए तो आरक्षण का उद्देश्य क्या है। पिछड़े वर्गों का समर्थन, 42% आरक्षण देंगे को स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेने और प्रतिनिधित्व बढ़ाने का मौका देगा। ठीक है, तो बस यही है चुनाव। ठीक है, तो यह आरक्षण पंचायत नगर निकाय चुनावों में लागू होगा। प्रक्रिया और तैयारी क्या है, तो सर्वेक्षण, इस निर्णय से पहले एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें पिछड़े वर्गों की स्थिति और जरूरतों का आकलन हुआ है। ठीक है, और इसी के आधार पर अपन ने फैसला ले लिया इन्होंने। अब इसके महत्व और प्रभाव क्या होंगे, तो सामाजिक न्याय, यह कदम पिछड़े वर्गों को राजनीतिक शक्ति और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। चुनावी बदलाव, स्थानीय निकाय चुनावों में अब पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ेगी, जो लोकतंत्र को मजबूत करेगा। आलोचना और समर्थन क्या है, तो कुछ लोग इसे सकारात्मक कदम मानते हैं, जबकि कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सरकार इसे लागू करने के लिए तैयार है। बस अपन को इतना याद रखना है, 42% सीटें आरक्षित रखने की बात कर दी है उन्होंने। ठीक है, बस यही है। फिर आगे चलें, एक एक ये जो एडिटोरियल आया है, ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, वाइडन द नेट, द ECI मस्ट हैड कोर्ट्स व्यू ऑन इंक्लूडिंग द मोर एसेसिबल डॉक्यूमेंट। तो वो ECI है ना, वो उनसे कह रहे हैं कि तुम कोर्ट्स का व्यू भी देख लो एक बार एसेसिबल डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो इसमें क्या हुआ है, तो बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के दौरान अधिक सुलभ और व्यापक दस्तावेजों को स्वीकार करने की सलाह दी है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने, तो समाचार का आधार क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को बिहार में चल रहे मतदाता सूची संशोधन SIR पर सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग को अधिक दस्तावेजों को मान्य करना चाहिए, ताकि मतदाताओं को पहचान और सही तरीके से हो सके। ठीक है, मतदाताओं की पहचान और सही तरीके से हो सके। अब सुनवाई बिहार राज्य से संबंधित है, SIR की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, यही है। अब न्यायालय का रुख क्या है, निर्देश, न्यायालय ने ECI को सलाह दी कि वे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों को भी मान्य करे। न्यायालय ने कहा कि मौजूदा दस्तावेजों में सूची की कमी है, जिससे प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं लग रही। उद्देश्य क्या है, यह सुनिश्चित करना कि SIR केवल नागरिकता सत्यापन के लिए ना हो, बल्कि मतदाता सूची को साफ करने के लिए हो। फिर चुनाव आयोग की स्थिति क्या है, वर्तमान नियम, तो ECI ने अभी तक सिर्फ सीमित दस्तावेजों को ही मान्य किया है, जिससे कई लोग इससे बाहर रह गए हैं। आपत्ति, न्यायालय ने कहा ECI का यह दृष्टिकोण गलत है, क्योंकि नागरिकता साबित करने की मांग कर रहा है, जो SIR का मकसद नहीं है। ठीक है, फिर बिहार में 48 से 58% लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वे SIR में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, फिर न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या हैं, तो सुझाव, न्यायालय ने ECI के दस्तावेजों को जाल यानी नेट चौड़ा करना चाहिए, ऐसा कहा है, ताकि सभी को शामिल किया जा सके। संवैधानिकता, यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत होनी चाहिए, जो चुनावों को सुगम बनाने की बात करता है, तो ये भी बात की है। ठीक है, समावेशिता, न्यायालय ने कहा SIR को समावेशी प्रक्रिया होना चाहिए, ना कि किसी को बाहर करने वाली प्रक्रिया होना चाहिए। तो बस यही है, और यही सब चीज़ों से रिलेटेड ये एडिटोरियल है। फिर अपन अगला चलें, ब्रिज टू फार, अ रेगुलर ऑडिट ऑफ ऑल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज़ मस्ट।
तो ये वाली न्यूज़ है, ये कल क्या है जो ब्रिज गिर गया उससे रिलेटेड न्यूज़ है, तो इसको देखते हैं। तो लेख में कहा गया है कि भारत में बड़े पुल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का नियमित निरीक्षण नहीं होने के कारण हादसे हो रहे हैं। हाल ही में पुल ढहने की घटनाओं ने इस मुद्दे को गंभीर बना दिया है। यह समस्या देश के विभिन्न हिस्से जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार में देखी गई है। मुद्दा क्या है, लेख की मांग है कि सरकार को सभी प्रमुख पुलों का नियमित ऑडिट करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। अब हुआ क्या था, तो गुजरात में 9 जुलाई 2025 को गुजरात के मोरबी में एक 40 साल पुराने पुल का एक हिस्सा ढह गया जिसमें वाहन और पैदल यात्री नीचे गिर गए और इस हादसे में कई लोगों की मृत्यु हो गई। फिर महाराष्ट्र में भी हादसा हुआ है। 18 जून को महाराष्ट्र पुणे में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा जिसमें 26 मजदूरों की जान चली गई। और पिछले कुछ हादसे देखें तो बेंगलुरु में एक मेट्रो ब्रिज गिरा 2022 में, ठीक है। 2023 में गुजरात के मोरबी में एक और हादसा हुआ जिसमें 140 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब कारण और समस्या क्या है, पुराने ढांचे। कई पुल 40-50 साल पुराने हैं जिनकी मरम्मत या निरीक्षण नहीं हुआ है, ठीक है। निर्माण दोष, कुछ पुलों में निर्माण और दौरान की खामियां रही हैं जिसकी खराब सामग्री का इस्तेमाल रहा है ना जिनमें। फिर अनदेखी, सरकार और स्थानीय प्रशासनों ने इन पुल की नियमित जांच नहीं की जो हादसों का कारण बनी है। जनसंख्या का दबाव, इन पुलों पर बढ़ती भीड़ और वाहनों का दबाव भी इन्हें कमज़ोर कर रहा है। तो ये सारी यहाँ पे इश्यूज, कारण और समस्याएं हैं, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, सरकार और विशेषज्ञों का रुख। तो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव भूपेंद्र पाटिल ने हादसों की जांच का आदेश दिया है लेकिन अभी तक ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। विशेषज्ञों की सलाह है कि लेख में सुझाव दिया गया है कि सभी प्रमुख पुलों का ऑडिट होना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या और यातायात ज़्यादा है। तो ये सब बात कर रहे हैं कि अपन को सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और पुराने पुल हैं इनका ऑडिट होना चाहिए समय समय पर। इससे क्या होगा, सुरक्षा। नियमित ऑडिट से पुलों की सुरक्षा बढ़ेगी, हादसों से बचा जा सकेगा। फिर आर्थिक विकास, सही बुनियादी ढांचा आर्थिक प्रगति के लिए ज़रूरी है और हादसे इसे प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्थिक विकास के लिए भी ज़रूरी है ये, ठीक है। तो अपन ने यही सब बात की है। फिर अपन आगे चलते हैं। तो एक अगली न्यूज़ है, इसमें क्या हुआ है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का एक पत्र से संबंधित है। इसमें जो DY चंद्रचूड़ को संबोधित और लोक चुनाव आयोग द्वारा बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया में दस्तावेजी की मान्यता को लेकर चिंता व्यक्त करता है। तो वो ये SIR वाली न्यूज़ है, इसको तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, हटाते हैं इसको। तो फिर एक न्यूज़ आई है कि भारत सरकार द्वारा एक घरेलू कंपनी को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल यानी कि MRO सुविधा स्थापित करने के लिए चयनित करने से संबंधित है। क्या हुआ है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक कंपनी को चुना है जो रूस से खरीदी गई S-400 मिसाइल प्रणाली के रखरखाव, मरम्मत के लिए एक सुविधा स्थापित करेगी, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है, यह कदम विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए है। तो जो कंपनी का नाम सुदर्शन चक्रा रखा गया है जो एक भारतीय फर्म है। तो जो कंपनी है वो उसको ध्यान रखेगी, वो सुदर्शन चक्रा है। फिर चयन, कई चरणों के बाद जिसमें कंपनी की क्षमता और अनुभव की जांच की गई है, इसके बाद इसका चयन हुआ है। यह कंपनी S-4 प्रणाली के रखरखाव और मरम्मत का उन्नयन का काम करेगी। अब S-4 प्रणाली क्या है, तो S-400 एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो दुश्मन के ड्रोन मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है, ठीक है। यह प्रणाली भारत की हवाई सुरक्षा को मजबूत करती है और दुश्मन के हमलों से रक्षा करती है। मूल देश, यह प्रणाली रूस की कंपनी अल्माइज NT द्वारा बनाई गई है। किस द्वारा, अल्माज NT इसके द्वारा बनाई गई है। बस यही है, अपन को इतना याद रखना है। फिर अपन आगे चलते हैं। तो एक न्यूज़ है नीति आयोग से संबंधित। तो नीति आयोग द्वारा राज्यों के विज्ञान प्रौद्योगिकी निकायों के लिए कोर अनुदान सहायता को कम करने और इसे परियोजना आधारित समर्थन में बदलने के सुझाव दिया है, ठीक है। तो एक न्यूज़ ये आई है, जो कोर ग्रांट सपोर्ट है ना उसको कम करने की बात कर रहा है। समाचार क्या है, नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग को राज्यों के S&T निकायों को दी जाने वाली नियमित वित्तीय सहायता कोर ग्रांट को कम करना चाहिए, इसे परियोजना आधारित समर्थन में बदलना चाहिए, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है, यह कदम वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास और नीति समर्थन को प्रभावी बनाने के लिए है। रिपोर्ट का नाम है रोड मैप फॉर स्ट्रेंथिंग स्टेट काउंसिल एंड टेक्नोलॉजी। जारी करने वाले तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जितेंद्र सिंह ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो रोड मैप फॉर स्ट्रेंथिंग स्टेट काउंसिल एंड टेक्नोलॉजी, मकसद क्या है, रिपोर्ट में राज्यों के S&T निकायों को मजबूत करने और उनकी भूमिका को स्पष्ट करने की योजना है। कोर अनुदान क्या होता है, अभी राज्यों को विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए एक निश्चित राशि दी जाती है जो उनके S&T निकायों के लिए आधारभूत समर्थन है।
अब सीमित समर्थन, तो रिपोर्ट के अनुसार 1970 के दशक तक राज्यों को दी जाने वाली सहायता बहुत कम रही, जिससे वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे पाए। उदाहरण, गुजरात स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को सालाना 1 करोड़ और केरल को 150 करोड़ रुपए मिलता है, जो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, 1.50 करोड़, सॉरी। नीति आयोग का सुझाव है कि कम करना, कोर अनुदान को कम करके इसे परियोजना आधारित समर्थन में बदलने का है, ताकि फंड का इस्तेमाल विशिष्ट परियोजनाओं पर हो। ठीक है, शर्तें क्या है, राज्यों को फंड तभी मिलेगा जब वे अपनी परियोजनाओं के लिए ठोस योजना पेश करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सबको पैसे नहीं मिलेंगे, इससे पैसों की बर्बादी रुकेगी और परिणाम उन्मुख काम होगा। ठीक है, तो ये एक सुझाव दिया है नीति आयोग ने। फिर प्रभाव क्या होगा, वैज्ञानिक और अनुसंधान, यह बदलाव वैज्ञानिक शोध और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देगा। फिर क्षेत्रीय असमानता, तो रिपोर्ट में चिंता जताई है कि केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को ज़्यादा समर्थन मिलता है, जबकि राज्यों को कम मिलता है। ठीक है, तो बस यही है और यही सब अपन ने ध्यान देना है। तो बस यही है, यह समाचार नीति आयोग के उस सुझाव को दर्शाता है जिसमें राज्यों के एच निकायों के लिए कोर अनुदान को कम करके परियोजना आधारित समर्थन की मांग की गई है। यह कदम वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को अपनी जिम्मेदारी बढ़ानी होगी। अगर आपको और चाहिए तो है ना, बस यही है ना। तो अपन को यही याद रखना है कि अगर उनको कोई भी मनी चाहिए साइंस टेक से रिलेटेड, प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, तो पहले उनको बताना होगा उनकी परियोजना क्या है।